हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं एसिड क्या है। लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना है, जिसकी मीनिंग होती है सावर। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज व्हिच आर सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जिसमें हमने देखा था ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, या उसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, उसी को हम उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है, तो इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये H आयन और Cl आयन माइनस में टूट जाता है। तो इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? एक। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिड के अंदर प्रेजेंट वो हाइड्रोजन जो H आयन के रूप में रिलीज हो सकता है जब इसे पानी में डाला जाए। तो देखिए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो एसिड टूटता है हाइड्रोजन आयन और करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन में। तो कोई भी एसिड जब पानी में डालने के बाद कितने हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, मोनोबेसिक एसिड। मोनो मीन्स 1, ऐसे एसिड्स जिनके पास केवल ओनली 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होता है या ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। तो ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो कि पानी में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो ऐसे एसिड जिनके पास केवल ओनली 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। जैसे हमारा HCl HNO3, इसके पास भी केवल एक आयनाइजेबल H आयन है। HCOO3, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है जो कि पानी में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये भी है मोनोबेसिक एसिड। दूसरा हमारा है एसिटिक एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी देखिए 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन है, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल एक है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये भी है मोनोबेसिक एसिड। अभी हम आगे देखेंगे कि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कौन होते हैं या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होते हैं। एक्चुअली होता है एसिड मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल होता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़े होते वो रिप्लेसेबल नहीं होते। अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा इनको देखेंगे, जिसमें हमारा ये है और ये है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि फार्मिक एसिड HCOO में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 क्यों होती है। एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन है, देखिए 4 हाइड्रोजन, लेकिन बेसिसिटी इसकी होती है 1, क्योंकि ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेस हो सकता है। डाई बेसिक एसिड
ओनली 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। H2CO3 तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। COOH इसी को हम H2C2O4 कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इसकी भी बेसिसिटी हो गई 2। H2C2O4 इसी को हम कहते हैं शॉर्ट में। तीसरा हमारा है H3PO3, इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल 2 हैं, इसलिए इसकी भी बेसिसिटी हो गई 2। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। इसे हम कहते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड। H3PO3 इसको हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। अब हम जरा देख लेते हैं कि किसी किसी एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी उनकी बेसिसिटी उससे कम क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम करेंगे, वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो फार्मिक एसिड के केस में हम देखेंगे COH, तो देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये है तो यही रिप्लेसेबल है, इसलिए इसकी बेसिसिटी होती है 1। एसिटिक एसिड के केस में हम देखते हैं CH3COOH, तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 है, इसीलिए यही रिप्लेसेबल है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। यहाँ पर हम देखेंगे H3PO3 में फास्फोरस एसिड में, तो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है H3PO3, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन देखिए 1 और 2 यही हैं, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हुए 2, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी हुई 2। अब जरा हम H3PO4 के केस में देख लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 2 और ये 3, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी होती है 3। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वही होते हैं जो कि ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, इसीलिए बेसिसिटी ज़्यादा हाइड्रोजन होने के बाद भी वैरी करती है, जैसे हम देख रहे हैं फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फास्फोरस एसिड के केस में। तो ये हो गए हमारे कैटेगरी ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। अब हम देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड्स 2 तरह के होते हैं, कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब हम कंसंट्रेट एसिड किसे कहते हैं, ऐसे एसिड जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, उन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेट एसिड। और दूसरे एसिड ऐसे एसिड जिनमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, एसिड का अमाउंट कम होता है, उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड हम बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन किसे कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर। एसिड को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं और वाटर का अमाउंट जब एसिड के अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर कंसंट्रेट एसिड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। तो ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। और शॉर्ट में इसे हम लिख देते हैं DIL। जैसे हमें लिखना होगा डाइल्यूट HCl तो हम ऐसे लिख देंगे DIL HCl। इसका मतलब हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट है। और कंसंट्रेट लिखना होगा तो हम शॉर्ट में लिख देंगे CONC HCl। इसका मतलब कंसंट्रेटेड HCl। इसका मतलब हुआ कि ऐसा HCl जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड बनाते क्या हैं,
एसिड में हम प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। किसी एसिड को पानी में मिक्स कर देना ही डाइल्यूशन कहलाता है। जब हम एसिड का कुछ अमाउंट पानी में डाल देते हैं तो उसे कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट स्वतः बाहर निकलती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट हमें बाहर से देनी पड़ती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस बहुत सावधानी से करना पड़ता है, अदरवाइज जिस हम ग्लास के बर्तन में डाइल्यूशन कर रहे हैं वो सडन हीटिंग के कारण क्रैक हो सकता है और वो एसिड छटक कर हमारे ऊपर पड़ सकता है, हम जल सकते हैं, या उसमें से स्प्लैश करके एसिड उछल कर बाहर आ सकता है जिससे बर्निंग हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइल्यूशन जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, और डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है, बाय डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं इसका मतलब उसमें हमने ज़्यादा मात्रा में पानी डाल दिया, तो उस सॉल्यूशन में एच आयन हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। जब एसिड हमारा कंसंट्रेट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होकर के मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन जब हमने उसमें पानी डाल दिया तो पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पानी में कम एसिड है तो हाइड्रोजन आयन जो आयनाइजेशन होगा, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट उस वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो डाइल्यूशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में हमेशा डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन एसिड का अमाउंट ही कम हो गया। जब एसिड का अमाउंट ही कम हो गया तो उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो जाएगी, तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 लीटर सोल्यूशन और यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस समय एसिड टू वाटर करते हैं या वाटर टू एसिड। मतलब जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड टू वाटर, हमें एसिड को पानी में डालना चाहिए या पानी को एसिड में डालना चाहिए। तो चूँकि डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और पानी की अफिनिटी एसिड के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो हम पानी डालेंगे वो दौड़कर पूरे एसिड से एक साथ रिएक्ट करने का प्रयास करेगा और ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होगी। उससे क्या होगा, एसिड स्प्लैश करके हमारे ऊपर भी आ सकता है और जिस ग्लास के कंटेनर में हम डाइल्यूशन करेंगे वो सडन हीटिंग के कारण क्रैक भी हो सकता है, तो उससे हम जल सकते हैं। इसलिए डाइल्यूशन के लिए हमेशा, मान लीजिए हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम पानी पहले से रखते हैं, पानी का अमाउंट ज़्यादा, और इसमें हम डालते हैं एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये है ग्लास की रॉड, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड से की सहायता से एसिड को हम यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इस वाटर में आता है और इसको कंटिन्यूसली स्टरिंग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे ग्लास रॉड को हिलाते रहते हैं ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो एसिड जा रहा है वो इवनली समान रूप से पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बहुत तेज़ रिएक्शन ना हो। चूँकि एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी लेकिन हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा एक साथ जनरेट नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन या विस्फोट नहीं होगा और हम जलेंगे नहीं। और इसके उल्टे अगर हम यहाँ पर एसिड लेकर, यहाँ पर हम एसिड भर दिए, एसिड, और इसमें हम
इसमें हम पानी डाल रहे हैं तो ये वाटर, क्योंकि वाटर की अफिनिटी एसिड के लिए, अफिनिटी माने होता है लगाव या अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जितना वाटर इसमें आएगा पूरा का पूरा वाटर एसिड से एक साथ रिएक्ट करने का प्रयास करेगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसके चलते ये एसिड यहाँ से स्प्लैश करके छलक कर यहाँ बाहर आ सकता है और आप यहाँ पर जल सकते हैं, या ये जो टेस्ट ट्यूब है ये बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी और फटने से एसिड पूरा इधर फैल जाएगा और बर्निंग हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी डाइल्यूशन करना है तो पानी के अंदर एसिड को ग्लास रॉड की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और उसकी कंटिन्यूसली स्टिरिंग करते रहते हैं, ग्लास रॉड से उसको पानी में मिलाते रहते हैं, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो, सडन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना हो पाए और बर्स्टिंग या स्प्लैशिंग ना हो, जिससे कि हम जलें नहीं।